नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गणित के इस फर्स्ट लेक्चर में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नंबर सिस्टम। देखो, इसकी जो एक बेसिक शुरुआत होती है वो इस तरह हम मान सकते हैं कि जैसे हम गणित में लिखते हैं एक दो, जो गणित की भाषा है ना, हम उसको किस तरह से लिखते हैं वो हमें एक बार पता होना चाहिए। जैसे इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हो गया जैसे भारतीय, दूसरा रोमन मान सकते हैं, और तीसरा अंग्रेजी। भारतीय आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने के लोग हैं वो आज भी उसी संख्या पद्धति को यूज में लेते हैं। जैसे कि वो लिखते हैं 1 2 3, इसी तरह से जैसे 5, इस तरह की भाषा। और रोमन आपने क्लासों में ब्लैक बोर्ड पर देखा ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से। और अंग्रेजी जो आप में सभी आजकल यूज में लेते हैं, ये इस तरह की। यह बहुत ही बेसिक जानकारी थी फिलहाल। अब देखिए एक और जो सबसे छोटी चीज कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। एक तो होता है अंक, एक होती है संख्या। देखो जो 1 डिजिट होती है ना, सिंगल डिजिट होती है, जो सारी 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5, इस तरह की जो सिंगल डिजिट है वे सारी है अंक। और जो दो डिजिट जुड़ जाएगी, दो अंक जुड़ जाएंगे, तो जो बनेगा वो संख्या। जैसे 11 25 99, इस तरह की जो संख्या होंगी उन्हें हम संख्या कहेंगे। तो अब हम टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत, इस प्राकृत शब्द को देखकर ही हमें लग रहा होगा कि प्राकृत क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जो प्रकृति से रिलेटेड हो। तो देखिए कि जो गणित में था 1 से 9 तक, ये संख्याएं प्रकृति में पहले ही विद्यमान थी। 1 से 9 तक, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से 9 तक प्रकृति में विद्यमान थी, तो इनको मान लिया गया प्राकृत। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे 1 से 9 तक तो थी 3 4 5, उसके आगे जीरो की खोज हुई, उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया। क्या किया गया? जीरो जोड़ लिया गया। तो फिर मान लिया गया जीरो जोड़ा तो 9 से 90 सब हुए, 100 200 बनती गई संख्या। उसको मान लिया कि अब ये संख्या क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इनको मान लिया हमने पूर्ण संख्या है। धीरे धीरे जैसे समय चला तो ये जो अंक है ना, इनको भी नया खोजा गया। जैसे ये सब हमको प्लस वाले लग रहे हैं, धनात्मक लग रहे हैं, 1 2 3 4, तो इनका ऋणात्मक रूप निकाला गया। जैसे ये तो थी 0 1 2 3 4, इस तरह से अब -1 -2 3, इस तरह से जो ऋणात्मक रूप निकाला गया। तो फिर माना गया कि जैसे ये पहले 1 था, इसको पूर्ण मान रखा था पूरी संख्या को। अब ये 1 के भी दो टुकड़े हो गए, माइनस और प्लस, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इस 1 का, तो इसे मान लिया गया पूर्णांक, यानी वह अंक जो अपने आप में पूर्ण हो गया है। क्या माना गया? इसे पूर्णांक नाम दिया गया। ठीक है साहब। उसके बाद क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल टाइप में करते हैं, 2 है, 2 में 1 का भाग ज्यादा है, आपको पता है, 2 में 2 का भी ज्यादा है, यानी 1 का भी जा रहा है। यहाँ पर लिखता हूं 1 स्वयं के अलावा। ठीक है, कि किसी भी संख्या में 1 का भी जाए, स्वयं का भी जाए, और उन दोनों के अलावा, मतलब वो जो संख्या होगी ना खुद, उसके अलावा भी किसी का भाग जाए, तो हम भाज्य मानेंगे। इसमें 1 का ज्यादा है, 1 दूनी 2, ठीक है। इसमें 2 का ज्यादा है, क्या स्वयं पे क्या है? 2 के देख रहेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 है तो 2 का भी चला गया, 1 का भी चला गया। अब स्वयं के अलावा क्या इसमें 3 का ज्यादा है? नहीं ज्यादा है। 4 का 5 का किसी का नहीं ज्यादा है, तो ये क्या है? ये भाज्य नहीं है। 3 लेंगे, 3 में भी 1 और 3 का ही जाएगा, 3 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। हम लेते हैं 4 में 1 का जाता है, और 1 और 4 का, देखिए 1 और स्वयं का तो हर संख्या में भाग जाएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें स्वयं का भाग नहीं जाता हो या 1 का नहीं जाता हो। अलावा इसमें 4 के 1 और 4 का जा रहा है, उसके अलावा 2 का भी जा रहा है, 2 दूनी 4, ये क्या हो गई? 4 भाज्य संख्या। इसके बाद 5 में 1 और 5 का जाता है, वो भाज्य नहीं है। 6 में देखिए 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, उसके बाद 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो 6 भी क्या हो गई? भाज्य। 8 में 2 4 8 सब जाता है। इस तरह से ये संख्या क्या है? इसे हम भाग देके देखते जाएंगे, चलती जाएगी, ये हो गई भाज्य। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य में जैसे उल्टा हो जाएगा, अभाज्य।
वे संख्या है जिसमें एक स्वयं, बस एक और स्वयं के जाए, इसके अलावा किसी और संख्या का नहीं जाए। तो हमने देखा था 2 में नहीं जाता है, 3 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, 7 में, इनमें 2 में एक का और 2 के जाएगा, 3 में एक और 3 के जाएगा, 5 में एक और 5 के जाएगा, 7 में एक और 7 जाएगा। इस तरह से हम भाग लेके आगे लिखते जाएंगे। देखिए अभी भाज्य और अभाज्य। इसके बाद आती है, एक तो आती है सम और एक आती है विषम। सम संख्या क्या होगी और विषम संख्या क्या होगी, हम कैसे पता करेंगे? तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना, पूर्णतः विभाजित हो, 2 का जिसमें पूरा भाग जाएगा वो तो होगी सम, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा वो विषम। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 में 2 का भाग जाएगा, पूरी पूरी बार पॉइंट पॉइंट पूछने लगा, तो 4 क्या है? सम संख्या है। 3 में 2 का नहीं जाता है, 3 नहीं है। और 2 में 2 का जाता है तो 2 भी सम संख्या है। 5 में जाता है, 6 में जाता है, 7 में जाता है, 8 में, जैसे 2 का मामला नहीं होता है उस तरह से चली जाएगी। विषम संख्या है, क्या 2 में भाग जाता है? 2 में क्या, सॉरी, ऐसी विषम संख्या की परिभाषा वही है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो 2 में तो जाता है भाग, तो 2 विषम नहीं हुई। 3 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 विषम हो गई। 4 में जाता है, 5 में नहीं जाता तो 5 विषम है, 6 में जाता है, 7 में जाता है, 7 विषम। इस तरह से ये हो गई विषम संख्या। इसमें आप नोट करिए एक चीज याद रखना कि अगर हम सम संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो उनका योग भी सम आएगा। जैसे 4 और 2 को जोड़ता हूं तो कितने होते हैं? 6। और जैसे ये 2 विषम संख्या है, अगर मैं 2 विषम संख्या को जोड़ूंगा तो भी सम ही आएगा। जैसे 5 और मैंने 3 को जोड़ा तो 8 हुआ, 7 और 5 को जोड़ा तो 12 हुआ। इसलिए सम, 2 सम संख्याओं का योग हो या 2 विषम संख्याओं का योग हो, उनका योग हमेशा सम ही आएगा। ये था नोट में, ठीक है, कि सम व 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम ही आएगा, मतलब सम ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते परिमेय और अपरिमेय। एक तो होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। देखो परिमेय को हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन अपरिमेय को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो शर्त क्या है, ये P है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो Q है ना वो कभी 0 नहीं होगा, यानी कि Q को हम 0 नहीं मान सकते। Q के स्थान में हम 0 कभी नहीं लेंगे। इसमें Q के रूप में हम लिख भी नहीं सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इनको ये पूर्णांक है तो वे पूर्णांक जिनमें किसी और पूर्णांक का भाग देने पर लघुत्तम रूप प्राप्त हो। जैसे एक में मैंने 2 का भाग दिया, ठीक है, जाता है क्या? नहीं जाता है। पॉइंट लगाया तो 0 हो गया, 2 5 बार चला गया, ठीक है। इस तरह से बहुत लघुत्तम रूप प्राप्त हुआ। जैसे 1 बटा 2 उसका कितना हुआ? 0.5। इस तरह से ये संख्याएं बटा में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, जैसे 2 भी हो सकती है। अब आप लोगों से आपने 2 मान लिया, 2 परिमेय संख्या कैसे, इसके नीचे आप बोल रहे हो P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। तो कोई भी संख्या हो उसके नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि 2 में अगर मैं 1 का भाग लूंगा 2 आएगा। 5 के नीचे 1 लिखो, ऊपर अगर हम उसके किसी संख्या के ऊपर 1 लगाते हैं तो संख्या परिवर्तित होती है, लेकिन किसी संख्या के नीचे हम 1 लगाते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए जैसे 0.5, 3, 0, 1, ऐसे √144 भी होता है, क्योंकि अगर हम इसको खोलते हैं तो 12 × 12 144 ये भी हो गया। अब अपरिमेय संख्या है, इसमें भी वही है। देखो इसमें क्या होगा कि हम किसी भी संख्या का भाग देंगे, जैसे मैंने 1 में 2 का भाग दिया था तो 0.5 आया और 16 हो गया, उसके बाद संख्या नहीं आएगी। लेकिन अपरिमेय जो होगी ना उसमें पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होती रहेगी, कभी भी उसका अंत नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पाई, आपको पता है पाई का मान होता है 22/7। अब मैं 22/7, अब अगर मैं 22 में 7 का भाग लेता हूँ, 22 7 7 7 7 7 7 21, 3 बार कितना है? 21, कितना बचा? 1। 7 का 1 में नहीं जाता है, पॉइंट लगाया 0, कितना हुआ? 7 × 7 7 दूनी 14, 14 और 1 बार जाएगा। फिर कितने बचे? 3, वापस 3 में नहीं जाता है तो 0 लगेगा, 1 बार पॉइंट लगाया, उसके बाद 7 21 7 4 28,
28 आएगा, इसके वापस 2 बचेगा। इस तरह से संख्याएं रिपीट होती जाएगी, 1 4 5 7 इस तरह से रिपीट हो जाएगी, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। यहाँ पर नीचे 0 0 कभी नहीं आएगा। तो वे संख्याएं जिनका अंत नहीं होता, बार बार रिपीट होती रहती है, वो अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद क्या होती है, एक और होती है वास्तविक और अवास्तविक संख्या। वास्तविक अवास्तविक। देखो वास्तविक कौन सी होगी, वे संख्याएं जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, सारी वास्तविक होगी। अब आपने देखा परिमेय में वो जो मैंने इससे पहले पढ़ा कि सारी संख्याएं परिमेय थी, अपरिमेय भी वो आ गई जो पॉइंट के बाद रिपीट होती रहो, मतलब रिपीट होती रही बार बार, तो वो अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या ये सारी जो परिमेय भी होगी अपरिमेय भी होगी, सारी क्या होगी, वास्तविक। परिमेय प्लस अपरिमेय, सारी संख्याएं वास्तविक। और एक होता है अवास्तविक। अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक भी कर सकते हैं, कि जिनकी बस कल्पना की जा सके, उन्हें सोल्व नहीं कर सकते। जैसे √3, वो भी माइनस का। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सूक्ष्म रूप है, इसका सोल्व नहीं कर सकते। ये क्या है, अवास्तविक है, बस कल्पना मात्र की जा सकती है, √-3 होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा इस तरह से। एक छठी क्लास में है टॉपिक की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, दोनों मात्रा, अनुवर्ती भी कह सकते हो और उत्तरवर्ती भी कह सकते हो। देखो पूर्ववर्ती क्या होगी, वे संख्या है जिसके पूर्व वाला अक्षर, पूर्व वाली संख्या कोई भी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 510, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 510 से पहले एक क्या आता है 509, तो ये क्या होगी इसकी पूर्ववर्ती। जैसे कोई भी 799, इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी 798। किसी भी संख्या की पूर्व वाली संख्या होगी वो पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती अनुवर्ती उसके बाद वाली, जैसे 510 था तो इसके बाद वाली 511, ये क्या हो गई अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। जैसे 799 है तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी 800। इस तरह से एक संख्या और आपने सुना होगा पैलिड्रोम संख्या। क्या, पैलिड्रोम। पैलिड्रोम संख्याओं में होगा कि आप किसी भी संख्या को आप चाहे इधर से शुरू करो, इधर से दाएं से बाएं से लेफ्ट राइट किधर से भी शुरू करो आप, वो समान ही होती है। मतलब उनको हम जो बोलेंगे या गिनेंगे एक ही चीज है। जब मैं संख्या लिखता हूँ 5 4 3 4 5, ये एक पूरी संख्या है। अगर मैं इधर से गिनता हूँ 5 4 3 4 5, उधर से गिनता हूँ 5 4 3 5, इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 54,345। इधर से गिनूंगा तो भी 54,345, मतलब दोनों तरफ से देखने में वो संख्या एक जैसी लगेगी। वो क्या हो गई पैलिड्रोम संख्या। एक होती है गुणा तत्सम और एक होती है जोड़ तत्सम। ये हमें सब पता तो जरूर है, लेकिन इनके जो नाम होते हैं उसके आधार पर हम पता नहीं कर सकते वो संख्या कौन सी होगी। इसलिए आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आज कि गुणा तत्सम। अब वो संख्या कौन सी है जिसमें हम किसी भी संख्या का अगर गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी कोई संख्या है क्या, देखो अगर मैं 8 में 2 का गुणा करता हूँ तो कितना आता है 16 होगा, परिवर्तित हो गई। अगर मैं 5 में 5 का गुणा करता हूँ 25, संख्या परिवर्तित हो रही है। हमें क्या करना है कि गुणा तत्सम में इस कोई भी संख्या होगी उसमें किसी का अगर गुणा करते हैं तो वो कभी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वो संख्या होती है 1, है ना। अगर हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो उसकी मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 8 × 1 8 ही होगा, 5 × 1 5 ही होगा। किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। ये वो उन्हें हम बोलेंगे गुणा तत्सम। एक होती है जोड़ तत्सम। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम कोई भी जोड़े तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे हम 5 जोड़ दें किसी भी संख्या में, जिसमें 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया, 8 में 8 जोड़ा तो 16 हो गया। इस तरह से ऐसी कौन सी संख्या है कि जोड़े तो परिवर्तन नहीं हो, वो संख्या है 0। जैसे 5 + 0 कितना होगा 5 ही होगा। 8 + 0 8 होगा। इस तरह से मैं कोई भी संख्या जोड़ूंगा 0 में वो संख्या मूल संख्या ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। अब हम लास्ट संख्या की ओर चलते हैं। एक होती है स्थानीय मान। देखो कोई जो संख्या है उसमें जो अंक है वो किस स्थान पर है, उस स्थान का मान ज्ञात करना। जैसे एक संख्या लिखा हूं मैं 5 9 4 8, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई में 1 0, दहाई में एक संख्या के बाद 0, ठीक है।
मतलब फर्स्ट जीरो है उसमें इकाई में वही रहेगी, इसमें एक जीरो संख्या के बाद, सैकड़ा में संख्या के बाद 2 जीरो, इकाई हजार, हजार में 3 जीरो, इस तरह से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 जीरो, वापस संख्या के बाद जीरो, ये जीरो, इसमें कितने हो गए, संख्या दो जीरो हो गए, ये 900। मतलब आसान भाषा में समझाऊं आपको अगर मैं, तो ये कि अपन ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर अपने को स्थानीय मान पूछा गया हो तो उसके पीछे जितनी संख्या होगी उतने जीरो लगाओ। चाहे 9 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2, तो मैंने 9 के पीछे 2 जीरो लगा दी, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 900। अब आप भले गिनो इकाई सैकड़ा यानी 100 वाली संख्या, 100 200 वाली, तो 9 यानी 900। जैसे अगर मैं आपको इसका पूछता तो इसके पीछे कितनी संख्या थी, 3, तो आप 3 जीरो लगा देते। अगर मैं आपको 8 का पूछता, 8 लिखते, इसके पीछे संख्या नहीं है, हम जीरो नहीं लगाएंगे। ये क्या हो गया, उस पर्सनल संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।